नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, भारत के दो राज्य महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे हम सबके सामने आ गए हैं। नतीजों ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया, हैरान कर दिया। एग्जिट पोल के आंकड़े एक बार फिर से कुछ हद तक गलत साबित हुए। एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की संभावना जताई थी, लेकिन इसके प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। झारखंड में एग्जिट पोल के आंकड़ों के उलट नतीजे सामने आए। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली, यानी इस बार के नतीजे कुछ अलग तरीके से हैं। कहीं खुशी कहीं गम मिली है। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से महायुति को महाराष्ट्र का किंग बनाया। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या महायुति इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हुई, तब भी जब 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में महायुति को पटखनी मिली थी। महाराष्ट्र में 5 महीने में कैसे बदल गया सिनेरियो, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हरियाणा चुनाव के बाद एक और खुशी का मौका दे दिया। झारखंड में जबरदस्त झटका लगा। झारखंड की जनता ने सत्ता के सिंहासन पर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को बिठाया और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड बना लिया। झारखंड का मिजाज सत्ता बदलने का रहा है। वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो या गिरावट, सत्ता बदलती आई है। लेकिन इस बार यह ट्रेंड बदला बदला दिखा और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाला गठबंधन बड़ी जीत दर्ज कर ली। लेकिन सवाल ये, आखिर हुआ कैसे? आखिर बीजेपी के इतनी कोशिश के बाद भी कैसे झारखंड में कामयाब नहीं हो पाई, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की हो रही है। इसके बाद पीछे 2 वजह हैं। एक तो सबसे ज्यादा सीटों वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और दूसरा यह कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जलवा दिखा था, उसके बाद यह चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया। एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव शाह की लड़ाई मानी जा रही थी, और जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को पस्त कर दिया। और दूसरी तरफ लोकसभा उपचुनाव की भी खूब चर्चा इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय राजनीति में एंट्री कर दी है। प्रियंका गांधी का आगाज हो चुका है, अब वो लोकसभा में नजर आएंगी। आखिर क्या होने वाली है प्रियंका गांधी की आगे की रणनीति, ये भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचा था, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत आज बहुत कुछ खास होने के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने आ गए, और इन नतीजों के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम के हालात बने हुए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति के जबरदस्त जीत ने हासिल की है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद महायुति ने महाराष्ट्र की सत्ता में जबरदस्त तरीके से वापसी की, और दूसरी तरफ
झारखंड में इंडिया गठबंधन की रिकॉर्ड वापसी हुई है। झारखंड के 24 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सत्तासीन पार्टी फिर से झारखंड में वापसी कर रही हो और महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे में जहां गम का माहौल है, महायुति के लोगों के चेहरों पर खुशी है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त गम का माहौल है। तो विपक्षी खेमे में खुशी है, यानी मतदाताओं ने किसी को भी पूरी तरीके से निराश नहीं किया है। कहीं खुशी, कहीं गम की सौगात दी है, कहीं मिठाइयां बंट रही हैं, कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं खुशी से कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, होली दिवाली मना रहे हैं। और दोनों ही राज्यों के साथ यानी महाराष्ट्र झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर कई राज्यों में उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के नतीजे भी कुछ इसी तरीके से रहे। यहां भी कहीं खुशी, कहीं गम वाला माहौल देखने को मिला। कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन ने बाजी मार ली तो कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में ऐसी जीत दर्ज की कि सारे जीत के उसके आगे छोटे लगने गए। शानदार रिकॉर्ड जीत हासिल की और शानदार जीत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, दफ्तर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत को अगर किसी ने मुमकिन किया है तो वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं। तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथियों, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से महायुति करीब 200 से ज्यादा सीटों पर जीतने में कामयाब रही तो महाविकास अघाड़ी की गाड़ी 50 के नीचे ही अटक गई। यानी महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति के जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में मायूसी छाई हुई है। महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह ही एक बार फिर से कमल ने कमाल कर दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। महाराष्ट्र में महायुति की ऐसी आंधी दिखाई दी कि विपक्ष ने शुरुआती रुझानों में ही हार मान ली और शुरुआती रुझानों के बाद ही शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आते ही अपनी हार का ठीकरा एक बार फिर से ईवीएम और अडानी पर फोड़ दिया। सबसे पहले आप शिवसेना सांसद संजय राउत को सुन लीजिए। ऐसे भाई जो नतीजे सामने आए उसका ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे ये एक है और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए
ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। हालांकि सरकार बनने की कवायद तेज हो गई है। महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। अजीत दास से लेकर देवेंद्र फडणवीस, शिंदे गुट लगातार जश्न मना रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली पर हर किसी की नजर है। इस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको लाइव लिए चलता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के रहेगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, तो हर लक्ष्य पाकर रहेंगे। इसी भाव के साथ एक है तो मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को विशेष बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आप सीधे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की तिगड़ी ने बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को तगड़ा झटका दे दिया, लेकिन 5 महीने में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन को 225 प्लस सीटें मिली है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि 5 महीने में आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ जो बदलाव हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महाविकास अघाड़ी पूरी तरीके से फेल हो गई और महायुति ने जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में वापसी की है, बल्कि 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। मैं इसके पीछे की वजह भी आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता और जो जीत के हीरो हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि जीत के बाद इन दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की आवाम के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ कहा। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का,
लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले महायुति ने कई अहम कदम उठाए हैं। शिंदे सरकार ने तमाम लोक लुभावनी योजनाओं की शुरुआत करी और उसे महाराष्ट्र की जनता तक पहुंचाने का बेहतरीन तरीके से काम किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र के तमाम इलाकों का दौरा ताबड़तोड़ किया, सियासी माहौल बनाने का काम किया। महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की, जिसका जिक्र अभी देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे थे, जो महाराष्ट्र के चुनाव में अहम साबित हुआ और इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा बीजेपी ने अपने बिगड़े हुए सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए कारगर कदम उठाए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा, एक है तो सेफ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नारा, बटेंगे तो कटेंगे, इन दोनों नारों ने महाराष्ट्र की सियासत की पिच ऐसी तैयार की कि महायुति ने इस पेच पर जमकर धुआंधार बैटिंग की और मैच जीत गए और विपक्ष के हर बॉल को बाउंड्री के पार भेजते गए। ऐसे में अहम वजह भी रही हैं जो महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी शिंदे अजीत पवार के लिए सियासी संजीवनी साबित हुई है। और वो सारी वजह जो महाराष्ट्र में महायुति को जीत दिलवाई, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आपको समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। लोकसभा में मिली हार से भी सबक लिया और लोक लुभावन योजनाओं का जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में प्रचार किया। लाडली बहना खासकर योजना के जरिए महिला मतदाताओं को साधने की जो कवायद की गई थी वो कामयाब हो गई और महाराष्ट्र के 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने वाली लाडली बहना योजना जीत में अहम फैक्टर साबित हुई है। और लोकसभा चुनाव में सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी महाराष्ट्र चुनाव में जमीनी स्तर पर उतारकर सियासी फिजा को पूरी तरीके से बदलने में कामयाब रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के चुनाव मैनेजमेंट की कमान खुद संभाल रखी थी। अमित शाह ने अपने हाथों में कमान ले रखी थी और उसे जमीन पर उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं के जरिए सियासी माहौल को पूरी तरीके से बदल दिया और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के द्वारा संविधान और आरक्षण के खतरे के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले महायुति को बड़ा झटका दिया। महाराष्ट्र में हिंदू वोटर्स पूरी तरीके से जातियों में बिखर गया और जिसका नुकसान बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार को लगा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को पूरी तरीके से एकजुट करने में कामयाब हासिल की। बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा, एक है तो सेफ है के नारे पर हिंदू वोटों को एकजुट करने में कारगर साबित हुआ और इसका फायदा मिला। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इन सब के अलावा महाराष्ट्र चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता भी भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों के लिए सियासी मुफीद रही है। चूंकि संगठन ने अपने सहयोगी संगठन के साथ जमीनी स्तर पर युद्ध लेवल पर काम किया और संगठन अपने सहयोगी संगठन के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मैदान में छोटी छोटी टोलियां बनाकर जमीनी स्तर पर उतारा, जिसका पूरा फायदा महाराष्ट्र में महायुति को मिला है। और वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी की वजह ओवर कॉन्फिडेंस से महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं। नतीजों के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में मेहनत की, उनके नारों के जरिए हिंदू वोटर उनसे जुड़े और इस जीत के बाद महाराज योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप उनको।
यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को जनता ने झटका दिया। झारखंड में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली। झारखंड में 24 साल का सियासी रिकॉर्ड टूट गया और पहली बार झारखंड में कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। भ्रष्टाचार से लेकर एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे थे। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर भी झारखंड में खूब मेहनत की, लेकिन हेमंत सोरेन और कांग्रेस की जोड़ी ने बाजी झारखंड में मार ली और झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने में कामयाब हुई। कल्पना सोरेन की भी बहुत अहम भूमिका रही है और खास बात यह भी है कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने पूरे चुनाव को अपने तरीके से मैनेज किया, वैसा ही उनका मैनेजमेंट उसके तौर पर देखा गया। और इस जीत को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री इस मसले पर क्या खुद कह रहे हैं जीत के बाद, मैं आपको सुनवाना था। आप लोगों ने पहली बार मुझे लगता है ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया। और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब लोगों ने राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि झारखंड में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी और चुनाव से पहले बीजेपी ने माहौल अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं रही। ऐसे में सवाल यह भी है कि पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सत्ता में कैसे नहीं आ पाई और कैसे हेमंत सोरेन ने बाजी मार ली, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी समझाना चाहता हूं लाइव स्क्रीन पर, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी हेमंत सोरेन के लिए महिला ट्रम्प कार्ड रहा। जुलाई 2024 में कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने महिला वोट बैंक पर फोकस किया। हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू की। इस योजना के जरिए महिलाओं के बैंक खाते में 1-1 हजार रुपए डाले गए। बीजेपी इसका काट नहीं खोज पाई और वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी चुनावी मैदान में उतार दिया और कल्पना सोरेन ने पूरे चुनाव में करीब 100 रैलियां की और इन रैलियों में महिलाओं की भीड़ बहुत ज्यादा नजर आई। महिलाओं ने इस बार के चुनाव में 4% से ज्यादा मतदान झारखंड में किया है और कहा यह भी जा रहा है कि यह फायदा सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को हुआ। इसके अलावा झारखंड की आदिवासी बहुल इलाकों में हेमंत सोरेन एक तरफा जीतते नजर आए। हेमंत सोरेन ने पूरे चुनाव में आदिवासी अस्मिता का मुद्दा खूब उठाया, जिसका फायदा भी हेमंत सोरेन को हुआ, उनकी पार्टी को हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोट बैंक है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ लिया और इस दांव से आदिवासी वोट बैंक
हेमंत सोरेन उनकी पार्टी को पकड़कर बहुत मजबूत हुआ और लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया ब्लॉक का बहुत शानदार प्रदर्शन भी रहा। तो आदिवासी का अगर जिक्र हम झारखंड की राजनीति में ना करें तो ये अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश या जहां भी चुनाव हुए हैं, कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला था। जो जीते हैं उनको मुबारकबाद और जो हार गए हैं वो फिर से कोशिश करें अपनी जीत के लिए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।